चलिए बच्चों, अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्यूडो फोर्स। देखिए, स्यूडो फोर्स ये टेक्स्ट बुक में अलग से एक टॉपिक के तौर पे नहीं दिया गया है। वैसे इसका यूज न्यूमेरिकल्स में किया गया है, लेकिन एक टॉपिक के तौर पे अलग से नहीं दिया गया है। लेकिन ये जी-नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका एक स्पेशल लेक्चर बना रहा हूँ। तो इसके बारे में बात करते हैं हम। अब स्यूडो फोर्स समझने से पहले आपको दो डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, और वो है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। देखिए, पहले समझ लेते हैं कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है। आपको रेफरेंस फ्रेम वर्ड तो याद ही है, ठीक है। व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ ए रेफरेंस फ्रेम इज जीरो, सच रेफरेंस फ्रेम इज नॉन एज इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। देखिए, अगर किसी रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है तो उसे कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ऑब्वियसली अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो या तो वो स्टेडी स्टेट में होगी या तो फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो ऐसी दोनों ही रेफरेंस फ्रेम को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। ऐसी रेफरेंस फ्रेम में कोई स्यूडो फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता है। देखिए, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप समझिए कि अगर आप किसी ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो इस ट्रेन को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम यानी क्या, और इसके बाद हम देखेंगे कि स्यूडो फोर्स यानी क्या। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है। इफ ए रेफरेंस फ्रेम इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन a और रिटार्डेशन माइनस a, इट इज नॉन एज नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यानी कि अगर कोई रेफरेंस फ्रेम a एक्सेलरेशन से मूव कर रही या फिर रिटार्डेशन हो रहा है उसमें, तो ऐसे में आप उसे माइनस a एक्सेलरेशन कहते हो, तो ऐसी फ्रेम को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। जैसे कि कोई बस एक्सेलरेट कर रही है या फिर बस में ब्रेक अप्लाई हो रही है तो वो डी एक्सेलरेट कर रही होगी, यानी कि रिटार्ड हो रही होगी, तो ऐसी बस को हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं। अगर कोई एरोप्लेन ऊपर से हाइट पे से सीधा ही नीचे डाइव लगा रहा है, यानी कि फ्री फॉलिंग कर रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g जितना होगा, राइट। तो इस एरोप्लेन को हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं। अब ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो है, इसी में स्यूडो फोर्स प्रोड्यूस होता है। ये स्यूडो फोर्स क्या है समझ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट in a non-inertial reference frame feels a force in opposite direction of the acceleration of the reference frame, which is known as pseudo force or fictitious force। देखिए, अगर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इस फोर्स को ही कहते हैं स्यूडो फोर्स। ये स्पेलिंग PSEUDO है, लेकिन इसमें P साइलेंट है। स्यूडो फोर्स FP कहते हैं, या फिर इसको फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं। तो ये स्यूडो फोर्स हमेशा रेफरेंस फ्रेम की एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको फिगर के साथ समझाता हूं। चलिए, देखिए, पहले तो ये एक्सेलरेटिंग बस का एग्जांपल ले लेते हैं। मानिए कि ये कोई बस है और ये आगे की ओर राइट साइड में a जितने एक्सेलरेशन से मूव हो रही है, ठीक है। ऐसे में इस बस के अंदर एक ये ब्लॉक पड़ा है जो कि m2 मास का है, और एक ऐसे पेंडुलम लटकाया हुआ है जो कि m1 मास का है। तो यहां पे ये जो बस है ये रेफरेंस फ्रेम है और ये एक्सेलरेट कर रही है अभी, ठीक है। इसीलिए इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ये पेंडुलम और ये ब्लॉक, इन दोनों को एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगेगा। मैं यहाँ पे दोनों पे स्यूडो फोर्स दिखा देता हूं। देखिए, पेंडुलम के ऊपर जो स्यूडो फोर्स लग रहा है इसको मैं नाम दे देता हूं FP1, और इस ब्लॉक के ऊपर जो स्यूडो फोर्स लग रहा है उसको मैं नाम दे देता हूं FP2, राइट। तो इस तरह से FP1 और FP2 स्यूडो फोर्स इन दोनों ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेंगे। याद रहे कि बस यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम है और वो एक्सेलरेट कर रही है, इस वजह से अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमेशा स्यूडो फोर्स लगता है, बस के ऊपर स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, राइट। इससे अपोजिट अगर ये बस ब्रेक अप्लाई कर रही होती तो वो डी एक्सेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन होता, राइट। तो रिटार्डेशन को बताने के लिए आप आगे की ओर -a लिख सकते हो या फिर पीछे की ओर +a लिख सकते हो। अब अगर पीछे की ओर +a ड्रॉ कर रहे हो आप, तो ऑब्वियसली स्यूडो फोर्स आगे लगेगा ना,
क्योंकि हमने कहा कि एक्सेलेरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है, या फिर ऐसे याद रख लीजिए कि रिटार्डेशन की डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स लगता है। दोनों बात सही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये बस रिटार्ड कर रही है तो ऐसे में स्यूडो फोर्स इस तरफ नहीं आएगा लेकिन आगे की ओर आएगा। अब हम समझ लेते हैं कि स्यूडो फोर्स का इक्वेशन क्या होगा। देखिए पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसका जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं। स्यूडो फोर्स Fp विल बी इक्वल टू ma, जहां पे m यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट और a यानी कि एक्सेलेरेशन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। याद रहे ये एक्सेलेरेशन रेफरेंस फ्रेम का है और ये मास उसमें जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका है, रेफरेंस फ्रेम का मास नहीं है। ऑलराइट, अब हमारे इस बस वाले केस में दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो स्यूडो फोर्स लग रहा है Fp1 और Fp2, इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए Fp1 हो जाएगा m1a, राइट, और Fp2 हो जाएगा Fp2 वो हो जाएगा m2a। सही है, m1a और दूसरा हो जाएगा m2a। देखिए मैंने कहा, आपको वापस रिपीट कर देता हूं कि ये एक्सेलेरेशन जो है वो इस रेफरेंस फ्रेम का है, यानी कि बस का है, और ये जो मास है ये ऑब्जेक्ट का है। जैसे कि ये पेंडुलम का मास है और यहाँ पे m2 जो है वो इस ब्लॉक का मास है। बस का मास यहाँ पे कहीं भी लेना नहीं है। अब हम एक दूसरी फिगर से ये समझते हैं कि इस स्यूडो फोर्स की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा। देखिए पहले तो ये पेंडुलम देखिए, हमने बात की कि इसमें इस तरफ स्यूडो फोर्स लग रहा है Fp1, तो इस वजह से इस पेंडुलम का ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पे एंगल थीटा बन जाएगा, और ये एंगल थीटा ऐसे परमानेंट लेगा, ऐसे ये ऑसिलेट नहीं करेगा। समझिए आप, यहाँ पे एक्सेलेरेशन कंटिन्यूस है तो फिर स्यूडो फोर्स भी कंटिन्यूस है। अगर स्यूडो फोर्स कंटिन्यूस है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे ही कंटिन्यूस रहेगा, तो एंगल थीटा भी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि पेंडुलम ऐसे क्रॉस में लटकता रहेगा। और इस ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक पे इस तरफ Fp2 फोर्स लग रहा है, इसलिए ये ब्लॉक इस तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, लेकिन फ्रिक्शन उसे रोक लेगा। यहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन Fs होगा, राइट। तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन Fs लगेगा। इसमें भी एक बात, अगर ये स्यूडो फोर्स Fs मैक्सिमम जितना है तब तक तो ठीक है, तब तक तो ये ब्लॉक ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर स्यूडो फोर्स इसके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यानी कि Fs मैक्सिमम से बढ़ गया तो ये ब्लॉक ऐसे स्लाइड हो जाएगा। आप अपनी डे टू डे लाइफ में या बस में ऐसा कई बार देखते हो, जैसे कि आप बस में बैठे हो और बस में बीच में एक सूटकेस ऐसे रखी हुई है, सूटकेस, ठीक है। अब अगर ड्राइवर बस को एकदम से एक्सेलेरेट करता है तो आपने देखा होगा कि कभी कभी ये सूटकेस स्लाइड कर जाती है। वजह बहुत सिंपल है कि अगर एक्सेलेरेशन बहुत ज्यादा है तो स्यूडो फोर्स Fp2 यानी कि m2a ये बहुत ही बढ़ जाएगा। स्यूडो फोर्स एक्सेलेरेशन पे डिपेंडेंट है ना, तो स्यूडो फोर्स बहुत ही बढ़ गया और वो Fs मैक्सिमम से भी ज्यादा हो गया तो सूटकेस ऑब्वियसली ऐसे स्लाइड कर जाएगी। इससे अपोजिट केस भी आपने देखा होगा कि अगर बस को अचानक ब्रेक लगाई जाए तो सूटकेस आगे की ओर स्लाइड कर जाती है, क्योंकि अगर बस को ब्रेक लगाई है तो ऐसे में वो रिटार्डेशन हुआ, तो फिर एक्सेलेरेशन आगे नहीं, आप एक्सेलेरेशन पीछे बता सकते हो। अगर एक्सेलेरेशन पीछे है तो इस ब्लॉक के ऊपर स्यूडो फोर्स आगे लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे होगा। अब अगर इसमें स्यूडो फोर्स वो पीछे लगने वाले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से बढ़ गया तो ये सूटकेस आगे स्लाइड हो जाएगी, राइट। ऐसा एग्जांपल आपने अलग अलग तरह से कई चीजों में देखा होगा। अब हम आगे बढ़े, इससे पहले ये बात जरा मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, इफ Fp2 is less than or equal to Fs maximum, block will not slide. But if Fp2 is greater than Fs maximum, block will slide in left direction. Block will slide in this direction, यानी कि left direction. चलिए, तो ये जो एक केस था वो नीट जी में ऑलमोस्ट इसी तरह से पूछा जाता है। देखिए आपको पूछ सकते हैं कि इसमें कितना फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा होगा, या फिर इसमें पूछ सकते हैं कि कितना एंगल होगा, लाइकवाइज, राइट। या फिर पूछ सकते हैं कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा, तो ये कंडीशंस आप अप्लाई करके देख सकते हो कि स्लाइड करेगा। ऑब्वियसली इसमें आपको ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μs वो दिया होगा, तो उस पे से ये आप फाइनलाइज कर सकते हो कि ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। अब हम देखते हैं ऐसा एक दूसरा पॉपुलर केस जो कि नीट जी में आता है हमेशा,
और वो है लिफ्ट का केस। देखिए यहां पे ये एक लिफ्ट बताई हुई है आपको, ये है एक लिफ्ट और इसमें ये जो है वो वेइंग मशीन है। मैं यहां पे दिखा देता हूं कि ये येलो जो है वो है वेइंग मशीन। अब इस वेइंग मशीन के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो वेट कैलकुलेट होगा वो नीचे की ओर mg जितना होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसका वेट W1 है, ठीक है। तो यहां पे W1 इजकल टू ऑब्वियस सी बात है कि mg होगा, नथिंग न्यू। याद रहे कि यहां पे मैंने इस लिफ्ट को एक्सलेशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि एक्सलेशन a इजकल टू 0। अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे या ऊपर जा रही होती, आई रिपीट, अगर ये लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे या ऊपर जा रही होती तो भी ये जो वेइंग मशीन है वो mg जितना ही वेट डिस्प्ले करता। अगर ये लिफ्ट स्टेडी है तो भी W1 इजकल टू mg, और अगर लिफ्ट ऊपर या नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो भी W1 इजकल टू mg रहता है। अब हम एक दूसरा केस देखते हैं। ये वही लिफ्ट है लेकिन ये ऊपर की ओर a जितने एक्सेलेरेशन से जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में ये जो वेइंग मशीन है वो जो उसका वेट मेजर करेगा, लेट अस से कि वो W2 जितना वेट मेजर करता है, तो ये W2 कितना हो जाएगा समझिए। यहां पे W2 इजकल टू mg तो होता ही है, ठीक है, प्लस स्यूडो फोर्स भी आ जाएगा Fp। रीजन ये है कि देखिए लिफ्ट यहां पे रेफरेंस फ्रेम होगी जो कि ऊपर की ओर a एक्सेलेरेशन से जा रही है, तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसको नीचे की ओर स्यूडो फोर्स लगेगा और वो वेट में ऐड हो जाएगा, इसलिए वेट कितना आएगा mg प्लस Fp। अब आपको पता ही है कि Fp यानी ma होता है, तो ये हो जाएगा mg प्लस ma। तो इतना वेट ये वेइंग मशीन डिस्प्ले करेगा, यानी कि यहां पे आप देख पा रहे हो कि वेट ज्यादा दिखाएगा क्योंकि वेइंग मशीन के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा केस। ये लीजिए, यहां पे अगर ये लिफ्ट नीचे की ओर a जितने एक्सेलेरेशन से आ रही है तो फिर हमें यह समझना है कि ये वेइंग मशीन कितना वेट डिस्प्ले करेगा। मानिए कि ये वेइंग मशीन W3 जितना वेट डिस्प्ले करता है, तो यहां पे W3 क्या हो जाएगा समझिए। W3 विल बी इक्वल टू mg माइनस Fp। क्यों, समझाता हूं। ये नीचे की ओर एक्सेलेरेशन है अभी, तो ये रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलेरेशन नीचे है, तो इस ब्लॉक को ऊपर की ओर स्यूडो फोर्स लगेगा, इसलिए वेट जो कि नीचे की ओर होता है उसमें mg में से Fp मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि Fp यानी ma लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा mg माइनस ma। तो इस तरह से ये जो वेइंग मशीन है ये अभी कम वेट डिस्प्ले करेगा। तो फिर से एक बार बता देता हूं कि पहले केस में जब एक्सेलेरेशन नहीं है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ऐसे में वेइंग मशीन mg जितना ही वेट डिस्प्ले करेगा, लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलेरेट हो रही है तो वेइंग मशीन ज्यादा वेट डिस्प्ले करेगा mg प्लस ma जितना। और अगर लिफ्ट नीचे की ओर a एक्सेलेरेशन से जा रही है तो ऐसे में वेइंग मशीन कम वेट डिस्प्ले करेगा, यानी कि mg माइनस ma जितना वेट डिस्प्ले करेगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पे नीचे की ओर एक्सेलेरेशन या फिर ऊपर की ओर डी एक्सेलेरेशन दोनों बात एक ही होती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर ये लिफ्ट नीचे एक्सेलेरेट होते हुए आ रही है तब भी यही हालत होगी, और अगर ये लिफ्ट ऊपर रिटार्ड हो रही है, यानी कि पहले उसके पास वेलोसिटी थी अब वो उसे कम कर रही है वेलोसिटी को, तो भी डी एक्सेलेरेशन ऊपर है तो एक्सेलेरेशन नीचे हो जाता है, और यही आंसर इसमें आता है। ये दोनों एक्सपीरियंस आपने ऑलरेडी लिफ्ट में करे होंगे। जब लिफ्ट स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि उसको ऊपर की ओर एक्सेलेरेशन मिल रहा है, तो आपको एक नीचे की ओर जर्क लगता है, नीचे की ओर जर्क लगता है क्योंकि उसमें स्यूडो फोर्स ma ऐड होता है, और फिर थोड़ी देर में लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाना शुरू कर देती है, तब एक्सेलेरेशन 0 हो जाता है। तब आपको कोई जर्क वगैरह महसूस नहीं होता, आपका वेट आपको ज्यादा या कम नहीं लगता, राइट। फिर जब लिफ्ट ब्रेक अप्लाई करती है, यानी कि जब लिफ्ट अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में होती है तब वो डी एक्सेलेरेट होती है,
अब देखिए मोशन उसकी ऊपर की ओर है और वहां पे डीएक्सलेट हो रही है, इसका मतलब कि एक्सलेशन आपको नीचे की ओर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप जानते हो कि आपको एक हल्कापन महसूस होता है, आपका वेट कम हो गया हो ऐसा लगता है। रीजन बहुत सिंपल है, तब mg माइनस ma हो रहा है, समझो, स्यूडो फोर्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए आपको एक हल्कापन सा महसूस होता है। तो ये डे टू डे लाइफ में स्यूडो फोर्स आप देख पा रहे हो। तो बच्चों स्यूडो फोर्स रिलेटेड ये लिफ्ट का जो केस था ये भी एक पॉपुलर केस है। और अब हम देखते हैं एक और पॉपुलर केस, स्टैक्ड ब्लॉक्स, यानी कि ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हो और किसी एक ब्लॉक को अगर मोशन दी जाए, एक्सेलरेशन दिया जाए तो क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो नीचे का ब्लॉक है इसका मास है सपोज कि कैपिटल एम और जो ऊपर का ब्लॉक है उसका मास है स्मॉल एम, राइट। और यहाँ पे ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है, मैं लिख देता हूं। हमने यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए ही इसे यहाँ पे इस तरह से व्हील्स के ऊपर दिखाया। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे व्हील्स दिखाया, इसका मतलब कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। वैसे आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि व्हील्स दिखाए जाए, आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा हो कि भाई ये जो बड़ा ब्लॉक है और ये जो सरफेस है इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऐसे कह सकते हैं। और ये जो ऊपर की सरफेस है उसमें फ्रिक्शन है और उसका म्यू एस आपको दिया हो, ठीक है। म्यू एस यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है इसका मतलब कि ये सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, इसमें फ्रिक्शन होगा। अब आप इस ब्लॉक को, इस बड़े ब्लॉक को आगे की ओर ए जितना एक्सेलरेशन देते हो, ऐसे ए जितना एक्सेलरेशन देते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस छोटे ब्लॉक को पीछे की ओर स्यूडो फोर्स लगेगा। देखिए आपने जो एक्सेलरेशन दिया वो इस बड़े ब्लॉक को दिया, तो ये बड़ा ब्लॉक जो है वो बन गया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और उसके ऊपर ये एक छोटा ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली स्यूडो फोर्स उस छोटे ब्लॉक को लगेगा और वो एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। एक्सेलरेशन राइट साइड में तो स्यूडो फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। और यहां पे ये जो स्यूडो फोर्स है Fp, दैट Fp विल बी इक्वल टू ओनली ma। यहां पे कैपिटल M नहीं आएगा, सिर्फ स्मॉल m आएगा, ठीक है। और यहां भी हमने आगे जो बात समझी थी ये बात फॉलो होती है कि इफ Fp इज लेस देन और इक्वल टू Fs मैक्सिमम, यानी कि यहां पे जो Fp फोर्स लग रहा है वो Fs मैक्सिमम से अगर कम हुआ तो ब्लॉक विल नॉट स्लाइड, बट if Fp is greater than Fs maximum then block will slide in opposite direction of the acceleration। अब जानते हो कि यहां पे जब Fp फोर्स लगेगा तो इस वजह से यहां पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा। अब अगर Fp मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स Fs मैक्सिमम से कम रहा या उसके जितना हुआ तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, मींस के इस बड़े ब्लॉक के साथ ही ये छोटा ब्लॉक भी आगे की ओर मूव करेगा। लेकिन अगर ये Fp ज्यादा हो जाता है Fs मैक्सिमम से तो ऐसे में Fp की वजह से ये ब्लॉक इस तरफ स्लाइड कर जाएगा, लेफ्ट साइड में स्लाइड कर जाएगा, या फिर कहें कि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा। यही यहां पे लिखा हुआ है, इट विल स्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बच्चों आज हमने नीट जी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि स्यूडो फोर्स के बारे में बात की, उसके अलग अलग टाइप के केसेस देखे, उसकी क्या इफेक्ट होगी, उसका क्या इक्वेशन होगा, ये सारी बातें हमने समझी। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और मैं आपको खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में आपने जो कुछ भी समझा वो आप खुद ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। इसमें मैंने कोई भी असाइनमेंट नहीं रखा है क्योंकि ये आपको समझना, आपको लिखना, आपको याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, so here with Anshun Baldania signing off. Take care.